हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिताशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद मिताशी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अधिगम के वक्र के बारे में कि अधिगम के वक्र कौन से होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इससे एग्जाम में बनते हैं, सीटेट या यूपीटेट वगैरह में किस तरह के क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के वक्र यानी कि लर्निंग कर्व्स। सीखने के वक्र। सीखने के वक्र कौन से होते हैं, क्या मतलब है हमारा सीखने के वक्र से, क्या किसको कहते हैं हम सीखने के वक्र। तो सीखने के वक्र वो होते हैं अधिगम की क्रिया में जो होने वाली उन्नति और अवनति के स्वरूप को समझने के लिए जब हम रेखाओं का यूज करते हैं, रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो उससे जो वक्र बनते हैं उनको हम अधिगम के वक्र कहते हैं। देखो, जैसे अधिगम के वक्र को हम ऐसे बना सकते हैं कि कोई भी बच्चा है, अगर वो सीख रहा है, उसके सीखने में उन्नति हो रही है, ये उन्नति हो रही है ना, बढ़ रहा है, उसका अधिगम बढ़ रहा है, लर्निंग प्रोसेस उसका बढ़ रहा है। और अगर उसका लर्निंग प्रोसेस घट रहा है तो उसको हम इस तरह से दर्शाएंगे, नीचे गिरता हुआ। तो इस पूरे पिक्चर को, इसको हम कहते हैं अधिगम का वक्र यानी सीखने के वक्र। ठीक है, क्लियर। अधिगम के वक्र के प्रकार कितने तरह के होते हैं। अधिगम के वक्र आपको ध्यान रखना है, कितने तरह के अधिगम के वक्र होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। नेक्स्ट है उत्तल वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट है अवतल वक्र, फिर है मिश्रित वक्र। ये चार हमारे कर्व के प्रकार हैं यानी कि अधिगम के वक्र के प्रकार हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सरल रेखीय वक्र के बारे में, स्ट्रेट लाइन कर्व्स। किस तरह का होता है स्ट्रेट लाइन कर्व्स, है ना। इसको समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। देखो, अलग अलग नाम इनके पता होने चाहिए। इसको जो है समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वक्र एक सीधी रेखा के समान होता है। तो इस तरह के वक्र से स्पष्ट पता चलता है कि बच्चा जो भी कोशिश कर रहा है, जो भी सीखने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो लर्निंग कर रहा है, उसमें अधिगम कर रहा है। यानी कि किस तरह से बनते हैं अधिगम के ये वाले वक्र, सरल रेखीय वक्र। यानी कि अगर बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो उतना ही उसका उन्नति, उतनी ही उसकी उन्नति हो रही है और सरल रेखा में उसका वक्र जा रहा है। ये इस तरह की जो पिक्चर होगी वो सरल रेखीय वक्र की होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल वक्र। इसी को हम उन्नतोत्तर वक्र भी कहते हैं, नकारात्मक वक्र भी बोलते हैं और इसी को घटनशील वक्र भी बोलते हैं यानी कि कन्वेक्स कर्व। ये किस तरह के होते हैं, इस प्रकार की वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बच्चा तेजी से सीखता है, और उसके बाद सीखने की गति जो है धीरे धीरे धीमी पड़ती जाती है। यानी कि जैसा स्टार्टिंग में बनाया था हमने कि शुरू में तो बच्चा सीखे जा रहा है, बहुत अच्छे से सीख रहा है, लेकिन बाद में जो उसकी सीखने की गति है वो धीमी पड़ती चली गई। तो इसको हम बोलेंगे उत्तल वक्र, उन्नतोत्तर वक्र या नकारात्मक वक्र यानी घटनशील, यानी कि घट भी रहा है ना इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में बनते हैं ये वक्र। कला वाले विषयों में यही वक्र बनते हैं। इसको सबसे लोकप्रिय वक्र माना जाता है। स्टार्टिंग में बच्चा कलर के प्रति अट्रैक्ट होता है, बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाता है, मतलब ड्राइंग बनाने के लिए वो कोशिश करता है। सारा होमवर्क छोड़ के उसको सिर्फ ड्राइंग में ही होमवर्क मिलता है, तो वो ड्राइंग के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसको समझ आता है, उसका जो ये वक्र है ये घटनशील बनता चला जाता है। यानी कि ड्राइंग में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उसको। जिनको इंटरेस्ट होता है वो ड्राइंग में काफ़ी कुछ कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवतल वक्र, नतोत्तर या सकारात्मक वक्र या वर्धनशील वक्र। ये कौन से होते हैं, कॉनकेव कर्व। ठीक है, कौन से होते हैं इसको, इसमें आरंभ में जो सीखने की गति है वो धीमी होती है और बाद में धीरे धीरे सीखने की गति जो है बढ़ जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में तो बच्चा जो है काफ़ी धीरे सीख रहा है, ठीक है, और बाद में जो है उसकी जो सीखने की गति है वो बढ़ गई, ऐसे एकदम से बढ़ गई। गणित विज्ञान जैसे विषयों में ऐसे ही वक्र बनते हैं, साइंस और मैथ वगैरह में इसी तरह के वक्र बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्रित वक्र, अवग्रहास वक्र या एस प्रकार का वक्र, कॉम्बिनेशन वक्र। कॉम्बिनेशन किसका, अभी जो शुरू में दो डिस्कस किए थे उनके कॉम्बिनेशन से बनता है ये, यानी कि इसको हम एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। एस प्रकार का वक्र कई बार एग्जाम में आ चुका है, मिश्रित वक्र। ये दोनों वक्रों का मिश्रित है, दोनों वक्रों का मिश्रण है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जिनसे अधिगम के जो वक्र हैं वो प्रभावित होते हैं। अधिगम के वक्र कब प्रभावित होते हैं, यानी कि बच्चा या तो उन्नति कर रहा है या फिर अवनति कर रहा है, उनसे अधिगम के वक्र प्रभावित होते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसका जो अधिगम है, उसकी जो लर्निंग है बच्चे की, वो प्रभावित होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं
पूर्वानुभव, यानी कि उसको पहले से जो अनुभव है उसके आधार पर भी उसकी प्रगति निर्भर करती है। यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन हमने पिछले एग्जाम में हमने गलत किया, या फिर हम प्रैक्टिस सेट वगैरह कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, वो गलत हो गया हमसे, लेकिन हमको ये अनुभव होता है नेक्स्ट टाइम जब हम सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हमारे पूर्वानुभव से हमें पता चलता है कि यार पिछले टाइम जब ये क्वेश्चन आया था तो हमने उसको इस तरह से गलत कर दिया था, अब हमें ये गलती नहीं करनी है। तो पूर्वानुभव यानी पहले जो हमें चीज़ें अनुभव हुई है उसी के आधार पर हमारा आगे का भी अधिगम जो है निर्मित होता है, आगे का अधिगम भी हमारा चलता है। नेक्स्ट है अभ्यास। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं हमारा अधिगम उतना ही अच्छा होता है। यानी कि लर्निंग हमारी, जितनी हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे या लर्न करेंगे, प्रैक्टिस पर भी बेस्ड होते हैं। यानी कि प्रैक्टिस से भी अधिगम के वक्र बढ़ते हैं या घटते हैं। नेक्स्ट है सरल से कठिन की ओर। जब हम इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे, पहले हम इजी चीज़ों को समझेंगे फिर हार्ड को समझेंगे, यानी सरल से कठिन की ओर अधिगम के वक्र इस तरह से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कौशल। जो भी स्किल्स हैं, जो भी कौशल हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है उत्साह। अगर हमारे अंदर उत्साह ही नहीं है किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को सीखने का, तो हम कहाँ से सीखेंगे। अगर उत्साह है, बच्चा उत्साहित है लर्निंग के लिए, तो उसका अधिगम का वक्र जो है उन्नति करेगा। अगर उसमें उत्साह ही नहीं है तो उसका अधिगम का जो वक्र है वो गिरता जाएगा, यानी कि अवनति करता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अभी हमने पढ़ा जिन चीज़ों के बारे में, उनसे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सीखना क्या है आपके हिसाब से? सीखने को आप क्या मानते हैं? सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता सीखना। नेक्स्ट है संवेगों से क्षीण संबंध होता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना जो है हमेशा सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अब आप बताओ इसमें से अधिगम क्या है? फर्स्ट है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। नेक्स्ट है स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आ जाना। चढ़ना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है इनमें से सभी। अब इसमें से अधिगम कौन सा है? अधिगम की श्रेणी में हम किसे रखेंगे? देखो, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आ जाना, ये तो आ ही जाएगी, नेचुरल है ना। चढ़ना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, 3 to 5 की एज में बच्चा जो है ये सब क्रियाएं करता है। तो हम सिखाते क्या चीज़ें? अधिगम का क्या मतलब है? अधिगम का मतलब है लर्निंग, जो चीज़ें हम सिखाते हैं। तो क्या सिखाया हमने कि बच्चे को हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना सिखाया। तो यहाँ पर अधिगम क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है? कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चे की लर्निंग में और उसके डेवलपमेंट में? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। नेक्स्ट है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। नेक्स्ट है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, और परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है परिवार, समवयस्क समूह। अपनी फैमिली से सीखता है बच्चा, अपने साथ वाले बच्चों से सीखता है जो उसके समवयस्क समूह होते हैं, और अपने टीचर से सीखता है, लेकिन आजकल तो मोबाइल से भी सीखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? यानी कि एक टीचर को किस तरह का होना चाहिए, एज अ टीचर आप क्या करेंगे, या एज अ टीचर आपका रोल कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए जानकारी का स्रोत, छात्रों को अवधारणाओं को समझने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, वे छात्रों में धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है एक कक्षा में एक सूत्रधारक के रूप में कार्य करते हैं ताकि छात्र जो हैं प्रभावी तरीके से सीख सकें। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि कक्षा में जो है एक सूत्रधारक के रूप में कार्य करते हैं ताकि छात्र जो है प्रभावी तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीखने के वक्र। अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? रॉस, क्रू एंड क्रू, गेट्स और अन्य, और टॉलमैन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही विवादित प्रश्न रहा था आपका यूपी टेट में। इसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चन एग्जाम में आया था, लेकिन ऑप्शन में आपको गेट्स और अन्य नहीं दिया हुआ था। राइट आंसर है इसका गेट्स व अन्य। तो ऑप्शन में आपको गेट्स का नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए इस नंबर पे सबको एक बोनस अंक मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीखने के वक्र किसके सूचक है। अभी हम पढ़ चुके हैं सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। तो अभी जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। उस अवधि को हम क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अवधान, या फिर सीखने का पठार। देखो, सीखने में जब कोई वृद्धि नहीं हो रही होती, ना तो घट रही होती या उन्नति नहीं हो रही होती, तो उसको हम कहते हैं सीखने का पठार। मतलब पठार होते क्या है? सीखने में पठार होता क्या है? यह वह स्थिति है जब सीखने की गति जो है रुक जाती है, उसमें कोई प्रगति नहीं होती। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब कोई प्रगति संभव नहीं है। यानी कि सीखने का पठार कैसा होता है? जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया, बच्चा सीख रहा है, ठीक है, उन्नति कर रहा है, लेकिन अब वो कुछ नहीं सीख रहा, जहाँ तक उसकी नॉलेज थी वहीं रुकी हुई है ना। उसके बाद उसकी जो नॉलेज है वो घटती चली गई, उसकी लर्निंग घटती चली गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है, इसको हम कहते हैं अधिगम का पठार, है ना। इसको हम अधिगम का पठार बोलेंगे, यानी कि कोई उन्नति नहीं हो रही है। अब यदि टीचर चाहे तो पठार बनने के जो कारण है उनको नियंत्रित कर सकता है, यानी कि जो भी टीचिंग मेथड है, जो भी अप्रोच है, वो लगाकर बच्चे का मूल्यांकन करके या उपचारात्मक शिक्षण अपनाकर टीचर जो है इसको रोक सकता है कि बच्चे के सीखने में कमी ना आए, बच्चा रुका ना रहे, वो उन्नति करे। तो एज अ टीचर आप ऐसा कर सकते हो, तो सीखने में जो है गति आ जाती है। अब अधिगम के पठार के कारण क्या है? फर्स्ट है ज्ञान की सीमा, कि बच्चे के ज्ञान की सीमा कितनी है। उत्साह की सीमा या प्रेरणा की सीमा, यानी कि अगर उसमें उत्साह है सीखने का तो वो सीखेगा, है ना। उसको प्रेरणा है सीखने की, आंतरिक प्रेरणा है, अगर आंतरिक प्रेरणा बेस्ट होती है बाहरी प्रेरणा से, ठीक है। सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी चीज़ें खराब होती है, अधिगम में पठार आता है। कार्य की जटिलता, अगर कार्य बहुत ही मुश्किल है तो बच्चे के सीखने में पठार इसलिए आ जाता है क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता कि बहुत हार्ड है, मैं कैसे करूँगा इसको, तो उसकी प्रेरणा ही खत्म हो जाती है, उसका उत्साह ही खत्म हो जाता है कि इतना हार्ड है, मैं कैसे करूँगा इसको। शारीरिक क्रिया की सीमा, यानी कि फिजिकल हेल्थ भी उसकी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पठार को हम दूर कैसे कर सकते हैं, सीखने के पठार को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो शिक्षक को पठार को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? सीखने वाले को प्रेरणा देना, हम बच्चे को प्रेरणा देंगे, है ना, उसको मोटिवेट करेंगे कि नहीं बच्चा यू कैन डू इट, है ना, आप कर सकते हो उसको, हमें वो चीज़ें उसके अंदर डालनी है, उसको सिखाना है ना, उसको ये नहीं कहना कि तुमसे नहीं होगा, तो हमें उसको प्रेरणा देनी है। एज अ टीचर आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। कार्य के बीच बीच में विश्राम देना, बीच बीच में आप उसको रेस्ट करने के लिए कह सकते हो कि अभी लगातार आप इतनी देर से काम कर रहे हो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी मत करो, थोड़ा रुक रुक के उसको होमवर्क दो, कभी थोड़ा दिया कभी ज़्यादा दिया, इस तरह से आप उसको विश्राम दे सकते हैं। नवीन प्रणालियों का प्रयोग, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा या न्यू टेक्निक के द्वारा आप उसको जो है अधिगम के पठार को दूर कर सकते हो, बच्चे के सीखने में उन्नति कर सकते हो। नेक्स्ट है सीखने की नई नई विधियों का प्रयोग। नई नई विधियां जब आप उस पर अप्लाई करेंगे, नए नए मेथड, कभी आप उसको प्ले वे मेथड से सिखा रहे हो, कभी आप उसको एक्सप्लेनेशन मेथड से सिखा रहे हो, कभी एग्जाम्पल मेथड से समझा रहे हो, जो भी मेथड है, अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग मेथड आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो उससे जो बच्चे के सीखने में है या तो डेवलपमेंट होता है, या तो उन्नति होती है या अवनति होती है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा विद्यालय का असहयोग, क्योंकि अभी हम इसके कारण को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि उनको दूर करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई बच्चे को ना दंडित नहीं करना, आपको बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो आपको उसका कारण ढूंढना है कि क्या रीज़न है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, आपको उसका रीज़न ढूंढना है और फिर उस पर आपको दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी है, दूसरी मेथड अप्लाई करनी है कि बच्चा शायद इस मेथड से सीख जाए, तो उसको दंडित नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम का वक्र किसी कार्य की उन्नति या अवनति का कागज पर विवरण है। अब ये स्टेटमेंट किसका है? स्किनर का, गेट्स का, गिलफर्ड का या फिर क्रू एंड क्रू का। अब इसको गेट्स नहीं लगाना है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्किनर का है, वो वाला गेट्स का था। ये ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा फर्क है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। बाह्य कारक अधिगम को प्रेरित करते हैं, विफलता से बचने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने में, जब हमें व्यक्तिगत संतुष्टि होती है तो उससे जो है हमारा अधिगम अभिप्रेरित होता है। यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है, सीटेट क्लियर करना, टीचिंग एग्जाम क्लियर करना, और जब हमें हमारा लक्ष्य मिल जाएगा तो हमको व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इससे हमारा अधिगम जो है प्रेरित हो रहा है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व, निम्न से गहन संबंध रखता है। किससे रखता है? समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या, या अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। तो आइडेंटिकल एलिमेंट जो शब्द है, इस वर्ड का पहली बार अधिगम स्थानांतरण के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, यानी कि लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम? अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृद्धि या अभिक्षमता। तो उसको हम कहते हैं अधिगम। जब अभ्यास का परिणाम होता है प्रचलित स्थायी परिवर्तन, ठीक है, स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसको कहते हैं हम अधिगम। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।